सही समय पे सही इलाज नहीं लिया तो बिल्कुल जान जा सकती है। और इसको रोकने का यही उपाय है कि जब भी मालूम चले कोई दिक्कत आ रही है गले में या मुंह के अंदर, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना सही इलाज। तो लोगों को यही पता है कि शराब पीने से, गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, जर्दा खाने से ही कैंसर होता है, बाकी किसी और वजह से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं तंबाकू, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और शराब की बात करता हूँ तो इनसे करीब करीब 100 में से 30 लोगों को अगर कैंसर हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है। उसके अलावा हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 100 में से करीब 35 लोगों को डाइट, लाइफ स्टाइल और ओबेसिटी की वजह से। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। इसको इलाज के प्रति अज्ञानता माने या निचले स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव कि भारत में आज भी कैंसर रोग को मौत की सजा के रूप में देखा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि निचले स्तर पर पेशेंट को वो चिकित्सा सुविधाएं कैंसर के इलाज से जुड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती जो उनके लिए बेहद आवश्यक होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही समय पर सही डॉक्टर का चयन अगर हो जाए और सही डॉक्टर से अगर पेशेंट की मुलाकात हो जाए तो कैंसर रोग को, जिसे मौत की सजा माना जाता है, जीवन के प्रकाश में बदला जा सकता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जयपुर के कैंसर रोग विशेषज्ञ, जिनका जयपुर में वेदविदा नाम से हॉस्पिटल है, वहां आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर के प्रसिद्ध नारायण हॉस्पिटल में भी आप डॉक्टर प्रशांत कुंबत से मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू विष्णु। सर, सबसे पहले हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस और अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। मैं बेसिकली मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं करीब मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है ऑन्कोलॉजी में। मैंने एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में एसएमएस से किया, उसके बाद डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैंने इंदौर से किया है। उसके बाद मैं करीब 8 साल मैंने महात्मा गांधी में एज ए प्रोफेसर मेडिकल ऑन्कोलॉजी काम किया है। उसके बाद मैं नारायण में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में काम कर रहा हूँ। सर, क्योंकि भारत में कैंसर रोग को काफी गंभीरता से लिया जाता है, तो आपने आफ्टर मेडिकल एजुकेशन आपने किस प्रोफेशनल इंटेंशन के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया कि आपको एक कैंसर रोग विशेषज्ञ बनना है? देखिए, जब मैंने ये फील्ड चुना था उस टाइम इतने कैंसर के मरीज नहीं थे, लेकिन कभी कभार ही किसी के बारे में सुनने को मिलता था कि कैंसर का रोग हो गया है, उसको कैंसर हो गया है। बट मुझे ये बहुत गंभीर बीमारी लगी और वाकई में गंभीर बीमारी है भी, और मुझे लगा कि इसके विशेषज्ञ भी कम हैं और आने वाले समय में कैंसर का जो बोझ है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि एक नया फील्ड है, नया विषय है, तो मैंने इसको इसलिए चुना। सर, भारत में जब किसी पेशेंट्स को ये क्लियर हो जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आपको कैंसर है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, तो एक जेहन में एक सवाल आता है पेशेंट के और उनके परिजन के, और वो उसको सीधा मौत से कनेक्ट करते हैं। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कैंसर का डायग्नोसिस हो जाए तो हम उसे कहें कि ये तो मौत के मुंह में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मरीज जो हमने 10 साल 15 साल पहले इलाज किया था वो आज भी बिल्कुल सही है और उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल इंसान की तरह एक अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं 15 साल पहले और आज में बहुत रात दिन का अंतर आ गया। पहले जो दवाइयां और जो इलाज उपलब्ध नहीं था, आज बढ़िया से बढ़िया इलाज उपलब्ध है। और जिस बीमारी में कहते थे कि 6 महीने में या साल भर में डेथ हो जाती है, आज उस बीमारी में करीब करीब आप ये मान के चलिए 10 साल, 15 साल और 20 साल और नॉर्मल लाइफ की तरह इंसान जी रहे हैं। सर, क्योंकि ये एआई का दौर है और अदर जो ट्रीटमेंट है उसमें रोबोटिक का भी रोल शामिल हो चुका है, तो आप पिछले 10 सालों में, बीच में कोरोना काल भी आया था, तो आप पिछले 10 सालों में कैंसर के इलाज में आपको क्या लगता है कि क्या बड़ा बदलाव आया है?
देखिए, पिछले जो 10 साल हैं वो कैंसर के इलाज में और कैंसर के डायग्नोसिस में यानी निदान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुए हैं। इस दौरान कई हमारे पास कैंसर को खोजने की नई तकनीकें आई हैं, ताकि बहुत अच्छे बेटर तरीके से, बेटर टेक्नोलॉजी से हम छोटे से छोटे कैंसर को, और वो कैंसर जिसका पहले हमें नहीं मालूम चल पाता था, उसका भी आज हम मालूम कर लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं इलाज की बात करूं तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां और बहुत अच्छी उपचार पद्धति आ गई है, जैसे इम्यूनोथेरेपी आ गई है, टारगेटेड थेरेपी आ गई है, उसके अलावा कार टी सेल थेरेपी आ गई है, उसके अलावा कैंसर्स की वैक्सीन्स आ रही है, बायोलॉजिकल थेरेपी आ रही है। तो पिछले 10 सालों में कैंसर का इलाज काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है, और इससे कैंसर पेशेंट की जो जीवन जो है वो भी काफ़ी लंबा हो गया है। पहले जहाँ लगता था कि 1 साल 2 साल इससे ज़्यादा नहीं, अब वो उस ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी सालों तक वो कैंसर का पेशेंट आराम से अपना नॉर्मल लाइफ निकाल सकता है। सर, अभी आपने टारगेटेड थेरेपी की बात की, आपको इसका विशेषज्ञ भी माना जाता है, तो टारगेटेड थेरेपी को आप डिस्क्राइब करिए सर, पूरा कंप्लीटली ये किस तरह से काम करती है? देखिए, टारगेटेड थेरेपी का मतलब है कि टारगेट अगर हमें कोई टारगेट मिल जाता है और हमें उस टारगेट के ऊपर हिट करना है और हमें कहीं नहीं देखना है, तो वैसे ही टारगेटेड थेरेपी होती है। वो कैंसर सेल्स के अंदर कुछ म्यूटेशन होते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं, उन चेंजेस को हम टारगेट कहते हैं, और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हम कुछ दवाइयाँ बनाते हैं जिसे हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। और वो टारगेटेड थेरेपी उन चेंजेस के ऊपर यानी उन म्यूटेशंस के ऊपर जाके काम करती है, और बॉडी में कहीं वो काम नहीं करती, यानी कि वो कैंसर की जो बीमारी है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसके ऊपर ही काम करती है, उसके अलावा वो कहीं काम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल कम से कम होते हैं, वो एकदम टारगेट पे जाके हिट करती है और कहीं हिट नहीं करती, यानी उसके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं और उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। सर, अनेक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये दावा करती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि जो कैंसर जो रोग है, क्योंकि भारत में तंबाकू, गुटखा, खैनी या अदर जो मादक पदार्थ हैं, एक तरह से हम उनको पॉइजन, जहरीले पदार्थ कह सकते हैं, उनका यूज ज्यादा होता है। इसके अलावा सर, बदलते जीवन शैली में डिब्बा बंद खाना, बाहर का खाना भी एक बड़े रूप में हमारे जीवन में शामिल हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कैंसर होने का मूल कारण बताया जाता है, आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इनके अलावा और कौन से मूल कारण हैं जो हमारे शरीर में कैंसर को जन्म देते हैं? सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि शराब पीने से, गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, जर्दा खाने से ही कैंसर होता है, बाकी किसी और वजह से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं तंबाकू, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और शराब की बात करता हूँ तो इनसे करीब 100 में से 30 लोगों को अगर कैंसर हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है। उसके अलावा हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 100 में से करीब 35 लोगों को डाइट, लाइफ स्टाइल और ओबेसिटी की वजह से कैंसर हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कैंसर इसकी वजह से हो रहा है। उसके अलावा करीब 10 से 20% लोगों को कैंसर कुछ वायरस जनित कैंसर भी होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, उसके अलावा ये हेपेटिक कैंसर हो गया, उसके अलावा गले का कैंसर भी कई बार वायरस की वजह से होता है, और कुछ लिम्फोमाज हो गए, नेजोफेरिंजियल कैंसर हो गया। तो कुछ कैंसर जो 10 से 20% कैंसर होते हैं जो वायरस जनित रोगों से होते हैं। उसके अलावा 5 से 10% कैंसर जो होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, कुछ जीनों की वजह से या कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, जो फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रन करते हैं, उसकी वजह से। सर, अभी हमने रिपोर्ट में देखा है कि दिल्ली में अभी जैसे पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो सर कई अभी विशेषज्ञों का ये दावा है, अभी अपोलो के या दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटलों के विशेषज्ञों ने ये दावा किया है, तो सर जो अभी हम सांस ले रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो वायुमंडल में जो पॉल्यूशन है या जो हवाएं हैं, ये भी कैंसर को जन्म दे सकती हैं?
बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा और आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही सवाल है। अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज़ की और उसमें अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, तो दिल्ली में अभी जो एक्यूआई चल रहा है वो 300, 400 या उसके ऊपर चल रहा है। 300 और 400 के ऊपर का जो एक्यूआई है बहुत ही ख़राब है। इसका मतलब पूरी हवा के अंदर जहर घुला हुआ है। विभिन्न प्रकार के, हज़ारों प्रकार के उसके अंदर केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं, फेफड़ों से हमारे पूरी बॉडी में खून के द्वारा फैल रहे हैं। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के वातावरण में या वायुमंडल में रहता है तो इतने हजारों केमिकल का एक्सपोजर उसकी बॉडी का होता है और इतने लंबे टाइम तक इस एक्सपोजर की वजह से कहीं भी बॉडी में किसी भी जगह उसको कैंसर हो सकता है और मुख्यतः यह कैंसर फेफड़े में होता है। अगर एक्यूआई 400 के ऊपर है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आप वहाँ पे रोज 20 से 25 सिगरेट रोज पी रहे हैं। सर, आप एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि किस स्टेज को जब एक कैंसर पेशेंट पार कर लेता है तो वो मौत की तरफ चला जाता है। देखिए, वैसे तो जो शुरुआती स्टेज होती है, पहली हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी स्टेज, ये स्टेज ऐसी होती है जिनको कि हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं, यानी बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चौथी स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि बीमारी पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी होती है, फेफड़ों में, लीवर के अंदर, हड्डियों के अंदर, ब्रेन के अंदर, पेट के अंदर, सब जगह फैल चुकी होती है। तो जो चौथी स्टेज होती है वो अनक्यूरेबल होती है मोस्टली। बहुत कई कुछ केसों में क्यूरेटिव हो सकती है, बाकी मोस्टली 90% अनक्यूरेबल रहती है। तो और उस स्टेज में सर्वाइवल हर बीमारी का एक सर्वाइवल जो रहता है वो सबका अलग होता है। लीवर कैंसर का सर्वाइवल टाइम कुछ अलग रहता है, किडनी कैंसर का सर्वाइवल टाइम कुछ अलग रहता है, लंग कैंसर का सर्वाइवल टाइम कुछ अलग रहता है। सर, अभी हम 2025 में हैं। लोगों में आज भी एक दुविधा है, भ्रम है या सस्पेंस है। लोग समझते हैं कि अगर कोई जो रिचेस्ट लोग हैं वो खासकर समझते हैं कि जो कैंसर का इलाज है, आप ये दावा कर सकते हैं कि भारत में आज 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इलाज उपलब्ध है। बिल्कुल, मैं दावा कर सकता हूँ जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इलाज जो हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है, जितने भी दुनिया भर में जो भी इलाज हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। सर, आप क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं खासतौर पर, सर हमारी नाक में और गले से रिलेटेड जब कैंसर रोग होता है, एक तो इसका मूल कारण क्या है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, पेशेंट कैसे जान सकता है कि मैं कैंसर की चपेट में आ चुका हूं, और इसका प्रारंभिक उपचार क्या है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, मुख्यतः भारत में जो गले का कैंसर होता है उसका सबसे जो मुख्य कारण है, 90% जो कारण है वो तो ये तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा यही है। और जो मुख्य जो लक्षण है वो अगर गाल का कैंसर है तो गाल के अंदर छाला हो गया है, वो भर नहीं रहा है, मुंह के अंदर छाला हो गया है या जीभ के अंदर छाला हो गया, भर नहीं रहा है, या हमें निगलने में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, ये कुछ प्रमुख लक्षण है। या खांसी में बलगम के साथ खून आ रहा है और आवाज़ में चेंज हो गया, तो ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि या तो गले में या जीभ में या मुंह के अंदर कहीं ना कहीं कोई कैंसर है। सर, क्या नाक और गले का कैंसर क्या किसी पेशेंट्स की जान भी ले सकता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सर्जिकल जब पोजीशन आ जाती है तो कई पेशेंटों का हमने देखा है उनका जबड़ा निकालना पड़ा या कुछ उनको क्रिटिकल सर्जरी भी करनी पड़ी। तो क्योंकि आप एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो क्या नाक और गले के कैंसर में किसी की जान जा सकती है, और अगर ऐसी स्थिति अगर समय पहले अगर जानकारी में आती है तो कैसे बचाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर गले का कैंसर है और सही समय पे सही इलाज नहीं लिया तो बिल्कुल जान जा सकती है। और इसको रोकने का यही उपाय है कि जब भी मालूम चले कोई दिक्कत आ रही है गले में या मुंह के अंदर, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना सही इलाज करें। सर, अब एक बड़ा प्रमुख सवाल है, और वो सवाल हमारे समाज के बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ है, जीआई कैंसर, पाचन तंत्र का कैंसर। क्योंकि लोगों के जीवन शैली में जो खान पान है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन वर्तमान दौर में हम देखते हैं लोग ज्यादातर, क्योंकि मेट्रो सिटीज में स्पेशली हम देखते हैं लोग ज्यादातर बाहर के खाने पर डिपेंड हैं, डिब्बा बंद खाने पर डिपेंड हैं। तो जो
जीआई कैंसर है, इसका आपके अकॉर्डिंग मेन जो इसका जो रूट कारण है वो क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इसका अगर कोई पेशेंट अगर इसकी चपेट में है तो उसका इलाज क्या है? देखिए, जीआई कैंसर जो है बहुत बड़ा एक बर्डन है हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि काफ़ी जीआई कैंसर के केसेस आ रहे हैं। और जीआई कैंसर का जो मोटा कारण जो समझ में आता है वो एक हमारी डाइट है, मोटापा है और हमारी लाइफ स्टाइल है। अब डाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो सारी हमारी जो डाइट है टोटली वेस्टर्न डाइट की तरफ जा रही है। हम डिब्बाबंद खानों को, फ्राइड फूड, बाजार का खाना है, इसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो एक शरीर के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वो वजन भी बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो भी हम खा रहे हैं बाजार का, जो भी ला के खा रहे हैं, उसका बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो असली है, नकली है, मिलावटी है। वो घी असली है या नकली है, पनीर असली है, नकली है, तेल असली है या नकली है। जो भी हम फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह कितने हैं, क्या है। और ज़्यादातर अब डिब्बाबंद चीज़ें और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जीआई कैंसर का। और हमारी जो डाइट है, जो हमारी पुरानी डाइट थी, मोटा अनाज जिसे मिलेट्स कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी डाइट थी। हमारी आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए, इवन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। मोटा अनाज के अंदर आप मान लीजिए बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, कोडो मिलेट हो गए, बहुत सारे मोटा अनाज है जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। तो वो जो मोटा अनाज था वो हमारी डाइट से जाता गया और वेस्टर्न डाइट और ये अडल्ट्रेटेड जो फूड है हमारी थाली के अंदर आता गया। और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये जीआई कैंसर बढ़ता है। सर, अभी एक अदर कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अभी मुंबई के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था, मिड डे ने भी रिलीज किया था। उसमें सर ये चिंता जताई गई थी कि भारत में जो ब्रेस्ट कैंसर है खास फीमेल्स में, ये एक गंभीर विषय है। और भारत में सर उन्होंने ये इस बात को लेकर भी चिंता जताई थी कि भारत में अभी जो ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जो इलाज है, जो सर्जिकल इलाज है, या जो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के तौर पर आपके लिए भी ये एक बड़ा सवाल है। तो आप ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सर कई बार हमने देखा है कि आफ्टर सर्जरी कई पेशेंट्स को, कई फीमेल्स को उनके सर्जरी के बाद में उनके ब्रेस्ट को निकालना तक पड़ता है। तो इस पोजीशन को प्लीज आप डिस्क्राइब करिए। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर सबसे प्रमुख कैंसर है। और अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में तो सबसे नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। और महिलाओं में भी स्तन कैंसर सबसे नंबर 1 कैंसर है। पहले जो ब्रेस्ट कैंसर हम देखा करते थे बुजुर्ग औरतों में, या 7 साल या 50 साल के बाद की औरतों में हम देखते थे, लेकिन अब ये इतना तेज गति से बढ़ता जा रहा है कि अब 30 साल से कम उम्र की महिलाएं या लड़कियों तक के अंदर ये कैंसर आ रहा है। और इसमें 2 तरह से इलाज कर सकते हैं, या तो हम पूरी ब्रेस्ट को निकाल सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट का वह हिस्सा जहाँ पे बीमारी है केवल उसी को निकालते हैं। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि ब्रेस्ट को निकालने से फीमेल्स के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, तो उनको एक दुविधा महसूस होती है और बहुत दुख भी होता है उनको। तो इसमें ये कर सकते हैं कि अगर बहुत एडवांस स्टेज नहीं होती, अर्ली स्टेज होती, तो ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। कीमोथेरेपी वगैरह देके गांठ को छोटा कर सकते हैं और केवल गांठ को निकाल सकते हैं। और बाद में जो बचा हुआ ब्रेस्ट है उसके ऊपर हम रेडिएशन देके अगर कुछ सेल्स बच जाती हैं तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस स्टेज में आता है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी बड़ा ट्यूमर होता है, तो उस स्थिति में हमें वो ब्रेस्ट निकालना ही पड़ता है, क्योंकि यह एक इलाज का कारगर तरीका है। लेकिन सर इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है कि इसका मूल कारण क्या होता है, कैसे ये ब्रेस्ट कैंसर पनप जाता है? देखिए, इसका एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है। इसके जेनेटिक कारण है, इसका अपना लाइफ स्टाइल से, बॉडी से, हार्मोनल चेंजेस हैं, अपना स्मोकिंग है, हैबिट्स हैं, अल्कोहल है, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं इसके। और आज जो जिस तरह से लाइफ स्टाइल हो गई है हमारी, भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है, खान पान पूरा चेंज हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया है, तो ये भी बहुत सारे कारण हैं। मतलब एक कारण में नहीं बोल सकता, बहुत सारे कारण हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसमें मोटा मोटा जो हम शुरू से पढ़ते हैं वो हार्मोनल चेंजेस हो गए, मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो गए, अर्ली मेना की, लेट मेनोपॉज,
और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कुछ हार्मोनल चेंजेस, वंशानुगत हो गए, पर्यावरण का हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, और इसके अलावा हेरिडेटरी हो गया। सर इसी तरह एक स्किन से जुड़ा हुआ जो कैंसर है, ये हालांकि इसको लेकर अभी हमारे देश में काफी अज्ञानता है। पेशेंट को कैसे ये पता चलेगा स्किन कैंसर के बारे में कि वो स्किन के कैंसर की चपेट में आ चुका है, क्योंकि लोग स्किन के इलाज को काफी हल्के में लेते हैं, भारत में इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो एक पेशेंट को इसकी जानकारी का काफी बेहद अभाव होता है। तो आप प्लीज इसके बारे में बताएंगे कि स्किन कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है और पेशेंट को फर्स्ट स्टेप पर ही किस लक्षण से ये पता हो सकता है कि वो स्किन कैंसर का शिकार हो चुका है। देखिए, स्किन कैंसर में हमारी चमड़ी के ऊपर कोई भी चकत्ता होगा और वो चकत्ता धीरे धीरे आकार में बढ़ेगा। चकत्ता होगा या फिर कोई घाव होगा या फिर कोई मस्सा होगा, धीरे धीरे उसके आकार में, उसके शेप में, उसके साइज में, उसके रंग में चेंज होगा। अगर वो सेम रहता है, एज इट इज रहता है, तो आप ये मान के चलिए जो कैंसर नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके आकार में बदलाव होता है, साइज में चेंज होता है, उसके रंग में चेंज होता है और वो धीरे धीरे आसपास बढ़ता है, उसकी वजह से कुछ दिक्कत होती है, तो वो एक शुरुआती एक कैंसर हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर उसको एक बार देख के और उसकी बायोप्सी करके निर्णय ले सकते हैं कि ये वाकई में कैंसर है या नॉर्मल कोई मस्सा है। सर एक ऑफिशियल सवाल है कि जो कैंसर हॉस्पिटल्स में एक बोर्ड ऑफ डिस्कशन होता है, ये वाकई में गंभीर डिपार्टमेंट है या केवल एक खाना पूर्ति के लिए बनाया जाता है? ट्यूमर बोर्ड, जी, ट्यूमर बोर्ड, देखिए ट्यूमर बोर्ड एक कैंसर हॉस्पिटल का एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है, एक अंग है। क्योंकि जितना भी कैंसर का इलाज होता है, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे में उस कैंसर का, उस पेशेंट का, उस स्थिति में क्या इलाज हम बेस्ट दे सकते हैं जिससे उस पेशेंट की बीमारी का पूरी तरह से खात्मा कर सके। और अगर ख़त्म उस बीमारी को नहीं कर सकते तो जितना मैक्सिमम टाइम उस पेशेंट के सर्वाइवल का बढ़ा सकते हैं, प्लस उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है कैंसर के ट्रीटमेंट का, क्योंकि कैंसर एक विधि से ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसके लिए उनको सर्जन की ज़रूरत है, उसके लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, उसके लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, उसके लिए पैथोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, उसके लिए मतलब मेडिसिन फिजिशियंस की एक टीम होती है। ट्यूमर बोर्ड का मतलब एक बहुत बड़ी टीम होती है। वो सारी टीम मिलकर एक फैसला लेती है कि इस पेशेंट में हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं और वहीं से बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन निकल के आते हैं। सर क्योंकि आप सभी तरह के कैंसर जो प्रमुख तौर पर होते हैं उसके एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जयपुर में, तो आपको अभी अपने प्रोफेशनल कैरियर में कभी आपको इस तरह का कोई चैलेंज फेस करना पड़ा है कि चुनौतियां जो आपके सामने आई हो किसी पेशेंट्स को लेकर कि इनका इलाज करना आपके लिए बड़ा दुश्मन हो रहा है, बड़ा चैलेंजिंग है, कभी फील हुआ है सर आपको ऐसा? देखिए, ऐसा तो रोज ही फील होता है, क्योंकि पेशेंट्स जो आते हैं, कई बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनको हाई डोज कीमोथेरेपी देना संभव नहीं होता है। कई बार किसी के किडनी में दिक्कत होती है, किसी के हार्ट में दिक्कत होती है, किसी के लीवर में दिक्कत होती है, और कई बार पेशेंट इतने वीक होते हैं तो उनको हम दवाइयाँ भी ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो उस समय हमारे पास बहुत दुविधा होती है कि हम इन्हें कैंसर से कैसे मुक्ति दें। अगर हम ज़्यादा दवाइयाँ देते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट हो गए, इनको दिक्कत हो सकती है, और अगर हम कम दवाइयाँ देते हैं, इलाज नहीं करते, तो बीमारी से पेशेंट चले गए। तो हमेशा हम एक इसमें हमारे उसमें एक चलता रहता है, उन्माद चलता रहता है कि इसको कैसे अच्छे से अच्छे ट्रीट करें ताकि पेशेंट भी सही हो जाए और पेशेंट को दिक्कत भी कम से कम। सर इसी के साथ एक बड़ा प्रमुख सवाल है और कैंसर के इलाज से जुड़ा हुआ ये प्रमुख सवाल है और हर आदमी इस सवाल से जुड़ा जवाब जानना चाहता है आपसे कि सर कीमोथेरेपी आप पेशेंट्स की किस हालत को देखकर ये फैसला करते हैं, किस पोजीशन पर आपको लगता है कि अब इस पेशेंट को कीमोथेरेपी की जरूरत है? क्योंकि सर हमारे भारतीय समाज में जब कैंसर के इलाज की बात आती है तो मैक्सिमम जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, घबराते हैं। कीमोथेरेपी इसका प्रमुख कारण होती है। तो कीमोथेरेपी का क्या प्रोसेस होता है और आप किस पोजीशन पर ये फैसला लेते हैं?
देखिए, कीमोथेरेपी एक दवाई है जिसे हम ग्लूकोज की बोतल में जैसे नॉर्मल दवाइयाँ डाल के हम देते हैं, वैसे ही कीमोथेरेपी को दिया जाता है। इसको कुछ कीमोथेरेपी होती है जो कुछ मिनटों में, कुछ कीमोथेरेपी होती है कुछ घंटों में दी जाती है, और कुछ कीमोथेरेपी होती है 2 दिन 3 दिन तक वो लगातार दी जाती है। तो शुरुआती जब कैंसर का इलाज चालू हुआ था तब कीमोथेरेपी एक ऑप्शन था, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपी नहीं थी। अब तो धीरे धीरे कीमोथेरेपी के अलावा बायोलॉजिकल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज़ें भी आ रही। और जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो मेन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन कीमोथेरेपी था, अभी भी कीमोथेरेपी है। धीरे धीरे कीमोथेरेपी की जगह इम्यूनोथेरेपी धीरे धीरे करके ले लेगी, लेकिन कीमोथेरेपी हर कैंसर के इलाज में अभी भी कारगर है और अभी भी हम उस कीमोथेरेपी को दे रहे हैं। कीमोथेरेपी के बारे में मिथ्या है कि इससे तो बहुत नुकसान होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी से नुकसान नहीं होता, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो हम कीमोथेरेपी पेशेंट की कंडीशन को देख के ही देते हैं, ऐसे नहीं देते। कीमोथेरेपी से कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं, बट उससे जीवन भी बचता है। और कुछ पेशेंट जिनका कि ऑपरेशन करना मुश्किल होता है, कीमोथेरेपी देके उस गांठ को छोटी करते हैं, छोटी करने के बाद वो ऑपरेशन करना बहुत संभव हो जाता है। तो कीमोथेरेपी हमारे कैंसर को ख़त्म करने में कारगर है। और धीरे धीरे कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी, और धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है कि कीमोथेरेपी धीरे धीरे कम होती चली जाए और उसकी जगह इम्यूनोथेरेपी हर जगह आ जाए। सर, एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय दावा है मेडिकल इंडस्ट्री का कि जो कैंसर के इलाज के लिए पेशेंट्स की जान बचाने के लिए कैंसर वैक्सीन का, ये कहाँ तक ये दावा सही है और क्या भारत में ये दावा उपलब्ध है और क्या ये एक नॉर्मल व्यक्ति की जेब को अलाउ करेगा? देखिए, पिछले साल भर से कैंसर वैक्सीन्स के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे भी पूछा है फ़ोन करके, पेशेंट्स के अटेंडेंट और आज भी पूछते हैं कि सर वो वैक्सीन कब आएगी। तो देखिए, वैक्सीन जो है वो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, अभी उसके ट्रायल्स चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि वो कितनी कारगर होती है और किस किस बीमारी में कारगर होती है। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी अब इलाज आता जा रहा है उसकी कारगरता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आने वाले टाइम में हो सकता है वैक्सीन की कारगरता इतनी अच्छी हो कि इससे ही काफ़ी कैंसर ठीक हो। सर, ब्लड कैंसर बड़ा एक डरावना नाम है, लोग सुनते हैं और जब किसी पेशेंट को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनको वो ब्लड कैंसर की चपेट में है तो भला उसको वो ये मान लेता है कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूं। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, ब्लड कैंसर में बहुत सारे कैंसर होते हैं, तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ब्लड कैंसर हो गया तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ ब्लड कैंसर जिसे हम क्रॉनिक ल्यूकीमियाज कहते हैं, जैसे CML हो गया, CLL हो गया, ये ऐसे कैंसर है जिसमें व्यक्ति सालों साल 10 साल 15 साल तक कुछ नहीं होता है, एक सिंपल एक टैबलेट चलती है और उस टैबलेट से एक नॉर्मल इंसान की तरह वो आराम से जी सकता है। एक्यूट ल्यूकीमिया जो होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत होती है, जिसमें ALL जो है उसका तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है और क्योर रेट भी काफ़ी अच्छी है। AML है, उसके अंदर भी धीरे धीरे अच्छे ट्रीटमेंट आ रहे हैं, उसका भी जो प्रोग्नोसिस है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। उसके अलावा लिम्फोमाज है, उनके लिए बहुत हमारे पास अच्छी कारगर दवाइयाँ हैं। माइलोमाज है, माइलोमा के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, सुनने में आता है, तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और डॉक्टर से आके सलाह करनी चाहिए और अपना पूरा इलाज करना। सर, आपके रिप्लाईज जो आपके हैं उनसे उसको क्या ये एक दावा माना जा सकता है कि अगर कोई पेशेंट सही समय पर एक स्पेशलिस्ट कैंसर के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके संपर्क में आ जाए या आपसे वो संपर्क कर लेते हैं, तो चाहे वो लंग का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, चाहे वो नाक और गले का कैंसर है, तो वो अपने आप को सर्जिकल कैंसर ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं, अपनी जाने से बचा सकते हैं, मतलब दवाइयों से उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो क्या ये आपके दावे को पुख्ता दावा माना जाए? देखिए, अगर सही समय पे आ जाते हैं और आने के बाद हम उनकी जांच करते हैं और जांच में अगर स्टेज बिल्कुल शुरुआती स्टेज मिलती है तो बिल्कुल ठीक होने की पूरी संभावना उसके अंदर होती है। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर चुपके पूरी बॉडी में फैल चुका होता है, पता नहीं चलता। कई बार चौथी स्टेज में पता चलता है, तो चौथी स्टेज में ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है।
बट उसका भी बहुत अच्छा अभी धीरे धीरे कारगर इलाज आ रहा है। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में तो आप ये मान के चलिए कि क्योर पूरी तरह से 100% क्योर संभव है। सर, अपने भारतीय समाज को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए, उनकी अज्ञानता को हटाने के लिए आप क्या खास स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों को मोटिवेट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस का मतलब है कि हमें कैंसर के बारे में जानना है कि कैंसर क्या है, कैसे होता है, कैसे फैलता है और इसका क्या क्या इलाज है। ये एक अवेयरनेस हमें समाज में फैलानी है। अगर किसी को कैंसर के बारे में पता होगा तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। उसके अलावा स्क्रीनिंग मेथड्स कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। मेथड्स का मतलब कुछ टेस्ट हैं जो एक एज के बाद, एक उम्र के बाद सभी को करा लेनी चाहिए। तो अगर कहीं बॉडी में कुछ कैंसर अगर होता है तो वो उन टेस्टों से शुरुआत में पकड़ में आ सकता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, कोलोन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो ये एक तो अवेयरनेस हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। उसके अलावा हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको सुधारना है, हमारी डाइट को सुधारना है और हमें धूम्रपान, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, शराब वगैरह इन चीज़ों से दूर रहना है। तो अगर ये सारे एफर्ट हम कर लेते हैं तो करीब करीब आप मान के चलिए 70 से 80% अपन कैंसर से बच सकते हैं। सर, एक नेशन वाइड क्वेश्चन है आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा पॉलिटिक्स से भी थोड़ा ये अटैच होता है कि क्या आप अपनी राय दे सकते हैं कि कैंसर रोग के इलाज के लिए हमारी भारत सरकार को, राज्य सरकारों को एक खास स्तर की, राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, एक नीति जरूर बनानी चाहिए सरकारों को। और ये जिन वजहों से कैंसर बढ़ रहा है उन वजहों को हमें देखना चाहिए और उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। अब ये भी एक आपका एक मोटिवेशनल एक सवाल जवाब होगा जो समाज को काफी हद तक प्रभावित करेगा, उन लोगों को खासकर प्रभावित करेगा जो अपने जीवन के प्रति सचेत रहते हैं। आप सर लोगों के लिए 5 ऐसे टिप्स बताइए कि उनको जरूरत ना पड़े कि वो किसी बड़े कैंसर के शिकार हों, उनके जीवन शैली को लिए वो 5 आपके टिप्स जो है उनके जीवन में एक मिराकल संदेश की तरह काम करें। देखिए, एक तो सबसे पहला तो अवेयरनेस हमें रखनी है कि हमें एक अवेयर रहना है, प्लस हमें स्क्रीनिंग के ऊपर ध्यान देना है, प्लस हमें नेचर से जुड़ना है। नेचर से जुड़ने का मतलब हमें साफ हवा, साफ पानी इसका उपयोग करना है, प्लस हमें एक्सरसाइज करनी है। आधे घंटे हमें एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, चाहे वॉकिंग, रनिंग या कोई भी हमें एक्सरसाइज एक करनी है। उसके अलावा हमें अपनी डाइट सुधारनी है। हमें अपनी डाइट में मिलेट्स यानी मोटा अनाज शामिल करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हमें शामिल करनी है। उसके अलावा दही, रोज़ 1 कटोरा दही हमें हमारी डाइट के अंदर शामिल करना है। दही के बहुत सारे एंटी कैंसर इफ़ेक्ट्स हैं जो देखे गए हैं और काफ़ी अच्छा हमारी बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए ये रहता है। और उसके अलावा हमें अपना रेगुलर चेकअप जो है वो करवाना है। हमारा डाइट हो गया, हमारा ये हैबिट्स हो गया, हमारा स्क्रीनिंग हो गया, हमारा अवेयरनेस हो गया। उसके अलावा हमें अ, हाँ, सर, क्योंकि आप एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। वो डॉक्टर्स जो अब एक सपना देखते हैं प्रोफेशनली ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का, उनके लिए आपका आप उनके लिए क्या आपका एक संदेश होगा जो उनको मोटिवेट करे, उनको इंस्पायर करे कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है वो कितना गंभीर है सर, तो उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत गंभीर है और अगर किसी को ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आना है तो हमें बिल्कुल अपना एक बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर हमें दिखाना होगा। हमें पेशेंट के प्रति एम्पैथी भी दिखानी है, सिंपैथी भी दिखानी है और अ, हमें गंभीरता दिखानी है कि हम पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। हमारे जो वर्ड्स हैं वो पेशेंट्स को ऐसे फील हों कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं।
आपने सुना डॉक्टर प्रशांत कुंभज को, जयपुर के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। उनका जयपुर के प्रताप नगर में वेद विदा नाम से खुद का हॉस्पिटल है। इसके साथ ही नारायणा हॉस्पिटल में आप डॉक्टर प्रशांत कुंभज से संपर्क कर सकते हैं। प्रशांत कुंभज ने हमारे कैंसर रोग से जुड़े सभी सवालों के काफी खुलकर जवाब दिए, बेबाक अंदाज में जवाब दिए। बात ब्लड कैंसर की हो, लंग के कैंसर की हो, नाक और गले की कैंसर की हो, या कोई किसी भी तरह के जो कैंसर की जो पाचन तंत्र का कैंसर है, उसका भी उन्होंने काफी बेबाक अंदाज में जवाब दिया। डॉक्टर प्रशांत ने जो टिप्स दिए हैं, डॉक्टर प्रशांत ने जो इलाज से संबंधित जो वजह बताई हैं, आप अगर किसी भी तरह के कैंसर रोग से जूझ रहे हैं तो आपके लिए डॉक्टर प्रशांत कुंभज का ये इंटरव्यू सेशन, उनकी जो एडवाइजरी है, वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।